वो एक काली सुनसान रात थी। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था। आज मेरे पति भी घर पर नहीं थे। ये तेज बिजली के कड़कने की आवाज मुझे रह रह कर डरा रही थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली के चमकने और गरजने से मुझे तो हमेशा ही डर लगता था, पर आज यहाँ और भी ज्यादा डर लग रहा था। दरअसल बात ये है कि ये मेरी शादी होने के बाद की पहली बारिश थी। आप सब तो जानते ही हैं, हर औरत चाहती है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाद की पहली बारिश अपने पति के साथ ही गुजारे। मैं भी यही चाहती थी। सुबह से ही सोच भी रही थी कि आज बहुत बारिश हो रही है। जब शाम को समर आएंगे तो वो और मैं छत पर बने कमरे में आराम से चाय और पकौड़े एंजॉय करेंगे। मेरे हस्बैंड को पकौड़े बहुत पसंद हैं, लेकिन शाम होते होते उनका फोन आ गया कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से सारी सड़कें बंद हो गई हैं, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, तो आज घर नहीं आ रहे, ऑफिस में ही रुक जाएंगे। मैं नीचे गई और नीचे जाकर मैंने अपने ससुर जी को बताया कि समर का फोन आया था। वो बोल रहे हैं कि वो आज घर नहीं आ पाएंगे। तो मेरे ससुर जी ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, वो रास्ता थोड़ा खराब है, तो अक्सर पहले भी बारिश के टाइम पर वो ऑफिस में ही रुक जाया करता था। तुम जाओ, तुम जाकर आराम करो। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन ये बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी रात के करीब 1:30 बजे थे कि बिजली कड़कने की आवाज और तेज हो गई। मुझे डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी तो मानो जान निकली जा रही थी। मैंने सोचा नीचे ही चली जाती हूँ, मैं यहाँ ऊपर कमरे में अब अकेले नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा कि आज रात को अपनी ननद के साथ उसके कमरे में ही सो जाऊंगी। यहाँ पर सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। डरते डरते मैं अपने कमरे से बाहर निकली और बहुत ही मुश्किल से नीचे तक पहुंची। मेरे ससुर जी का कमरा और मेरी ननद का कमरा नीचे ही था और मेरा कमरा ऊपर था। वहां अकेले रहने की वजह से मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था। बारिश की वजह से लाइट भी चली गई थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। मैं बड़ी ही मुश्किल से नीचे उतरी, अपनी ननद के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही ननद के कमरे के दरवाजे को हाथ लगाया तो वो खुलता ही चला गया। शायद अंदर से उन्होंने लॉक नहीं लगाया था। लाइट ना होने की वजह से यहाँ भी अंधेरा ही था। एक छोटा सा टॉर्च जल रहा था, जिससे बड़ी ही मध्यम मध्यम रोशनी आ रही थी। जैसे ही अंदर बेड पर मेरी नजर पड़ी, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था कि ये क्या देख लिया मैंने। आंखों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर जो दिख रहा था उसे कैसे गलत मान लेती। साथ ही साथ वो दर्द भरी सिसकियों की आवाज मुझे बेचैन कर रही थी। मेरी ननद रीमा बिस्तर पर लेटी मेरे ससुर को अपने ऊपर से हटने के लिए कह रही थी। मेरे तो मानो हाथ पैर कांपने लगे। दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ समय के लिए तो लगा कि क्या करूं। कोई अपनी खुद की बेटी के ही साथ इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकता है। रीमा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रीमा लगातार मेरे ससुर को हटने के लिए कह रही थी, पर वो थे कि जबरदस्ती करे जा रहे थे। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। उसके दर्द का एहसास मुझे बखूबी हो रहा था। एक बिन माँ की बच्ची थी वो। मेरी सास का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो गया था। भगवान जाने मेरी ननद के साथ ये अनर्थ कब से हो रहा था। उसने कभी किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। आज मुझे सब कुछ समझ आ रहा था कि क्यों रीमा इस तरीके का व्यवहार करती थी। क्यों उसकी आंखों में हमेशा एक दर्द का एहसास होता था। क्यों उसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मुझे तो इस घर में शादी करके आए 2 साल ही हुए थे। मैं और समर एक ही ऑफिस में काम करते थे और वहीं पर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ साल प्यार में गुजारने के बाद समर ने रिश्ता मेरे घर भेज दिया। मेरे माँ बाप को समर से कोई परेशानी नहीं थी। वो बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। समर के पापा ही हमारे घर ये रिश्ता लेकर आए थे। वैसे भी मेरे ससुराल में कोई ज्यादा लोग थे भी नहीं। सिर्फ मेरे ससुर, मेरे पति और मेरी ननद थी, वो भी छोटी। तो मेरे घर वालों को भी कोई खास परेशानी थी नहीं। मेरी माँ पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी और कुछ ही समय में मेरी शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न भी हो गई। हाँ, ये जरूर था कि मैंने बहुत सुन रखा था कि नंदे खराब ही होती हैं, घर में आग लगाती हैं, भाभी की तो कभी भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जब से मैं आई और अपनी छोटी ननद से मिली तो वो बिल्कुल उल्टी थी। अपने घर से तो मैं बहुत सोच समझ कर ही आई थी कि कोई बात नहीं, अगर मेरी छोटी ननद मुझे परेशान करेगी तो मैं देख लूंगी। लेकिन यहाँ आकर जब मैं अपनी ननद से मिली तो वो एक बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की थी। वो अपना ज्यादातर समय अकेले अपने कमरे में ही गुजारती थी।
किसी से ना ज्यादा बोलना ना ज्यादा बात करना, अपने आप में ही रहती थी। कॉलेज से भी वापस आकर हमेशा अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मुझे तो उसे खाना खाने के लिए भी जबरदस्ती बाहर बुलाना पड़ता था, पर वो अक्सर खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। मुझे लगा था कि शायद वो इस तरीके की ही इंसान है जो ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते। पर आज समझ आ रहा था कि वो ऐसी क्यों थी। मैंने रीमा को बहुत बार समझाया कि रीमा, यहाँ बाहर हमारे साथ बैठा करो, मेरे साथ बाहर चला करो तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। पर वो हमेशा यही कहती थी कि भाभी मेरे पास बहुत काम होता है, कॉलेज की भी पढ़ाई करनी होती है, तो मुझे खुद ही समय नहीं मिलता। मैंने कई बार समर से भी इस बात का जिक्र किया कि अगर तुम्हारी बहन इस तरीके से ही रहेगी तो उसके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, उसे बाहर लोगों से मिलना जुलना चाहिए। तो समर ने मुझे बताया कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो बहुत ही खुश मिजाज किस्म की लड़की थी। लेकिन जब से माँ का देहांत हुआ उसके बाद से वो बहुत ही शांत हो गई। नहीं तो उसे तो जबरदस्ती चुप कराना पड़ता था, हमेशा बोलती रहती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद अचानक से बदल गई। समर कहने लगे कि तुम भी ज्यादा उसे लेकर परेशान मत हो, उसे थोड़े समय की जरूरत है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। वैसे भी पापा तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते ही हैं। समर की बातों को सुनकर मैंने भी रीमा से बातचीत करना थोड़ा सा कम कर दिया था। अब मैं उसे जबरदस्ती किसी काम के लिए नहीं कहती थी। मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि एक तरीके से तो अच्छा ही है, वो घर के किसी मामले में कुछ नहीं बोलती। कम से कम मुझे रीमा की वजह से तो कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। नहीं तो मेरी एक दोस्त की ननद ने तो उसका जीना मुश्किल कर रखा था। मुझे तो लगा था कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन यहाँ पर मेरी ननद बहुत अच्छी थी। मुझे रीमा की ज्यादा फिक्र होती भी नहीं थी, इसलिए भी क्योंकि मेरे ससुर जी उसे बहुत प्यार करते थे। एक छोटे बच्चे की तरह उसका ध्यान रखते थे, उसकी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखते थे। उसे कब क्या खाना है, क्या पीना है, कब कॉलेज जाना है, वो सब ध्यान रखते थे। उन्हें देखकर तो मुझे कभी कभी लगता था कि रीमा कितनी लकी है कि उसे इतना प्यार करने वाले पापा मिले। वो अक्सर रीमा को अपने पास बिठाकर ही खाना खिलाते थे, यहाँ तक कि खाना भी उसके कमरे में ही लेकर जाते थे। लेकिन रीमा का व्यवहार अपने पापा के लिए बिल्कुल अलग था। वो कभी भी उनकी किसी बात का जवाब नहीं देती थी, हमेशा उनसे उखड़ी उखड़ी रहती थी, पता नहीं क्यों। अगर किसी को इतना प्यार करने वाले पापा मिले तो वो तो हमेशा उन्हीं से चिपका रहे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। मेरे ससुर तो रीमा के लिए अक्सर उसकी पसंद का खाना, फल सब कुछ लाया करते थे, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही बर्ताव करती थी जैसे उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर हम यही देखते हैं कि अगर माँ ना हो तो बच्चा अपने बाप के और करीब आ जाता है, लेकिन यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा था। वो तो अपने पापा से बहुत दूर भागती थी। मेरे ससुराल में मेरे लिए सब चीजें बहुत ही अच्छी थी। मैं एक बहुत अच्छी शानदार जिंदगी जी रही थी। समर की बातों के बाद मैं रीमा के व्यवहार के बारे में ज्यादा सोचती भी नहीं थी। मुझे बस यही लगता था कि होता है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हम उनका व्यवहार नहीं बदल सकते। शादी के शुरुआती दिन में तो मैंने इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरा और समर का कमरा ऊपर था, तो मैं फटाफट नीचे सारा काम करके ऊपर चली जाती थी और मैं और समर एक दूसरे को भरपूर समय दिया करते थे। हमें आसपास हो रही किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, या फिर ऐसा कहें कि हमने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस एक दूसरे में मग्न रहते थे। तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि शायद मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा है। एक ऐसी ही शाम थी जब मैं सब्जी काट रही थी और ससुर जी बाहर से हाथ में कुछ फल लिए आए। उस टाइम पर रीमा भी मेरे पास ही बैठी थी। वो फटाफट से किचन में गए और वहां से चाकू और प्लेट लाए और फलों को काटकर रीमा को अपने हाथों से खिलाने लगे। रीमा ने पहले तो 1-2 बार मना किया, लेकिन वो बार बार उसे बोल रहे थे खाने के लिए, तो उसने 2 या 3 टुकड़े अपने मुंह में डाले और बहुत ही तेजी से वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। मैं ये सब कुछ देखती ही रह गई। पहले तो मुझे यही लग रहा था कि वो कितनी लकी है कि उसे इतने ज्यादा प्यार करने वाले पिता मिले हैं, पर एक वो है जो इस तरीके का व्यवहार करती है उनके साथ। लेकिन मेरी नजर को मेरे ससुर जी ने भांप लिया था। वो कहने लगे कि कुछ नहीं, थोड़ा सा मुझसे नाराज चल रही है, अभी ठीक हो जाएगी। वो हमेशा यही सोचती है कि उसकी माँ के जाने की वजह मैं हूँ। उसे लगता है कि मैंने उसकी माँ का सही समय पर इलाज नहीं कराया। अगर मैं करा देता तो उसकी माँ आज उसके साथ होती। पर बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर मैं उसे बचा नहीं पाया। बहुत पैसा लगा था उसकी माँ के इलाज पर, तब भी मैंने पैसों को पानी की तरह बहाया था।
उसकी माँ पर। लेकिन शायद उसकी किस्मत में उसकी इतनी ही जिंदगी लिखी थी। वो हम सबको इतनी कोशिशों के बाद भी हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। बस इसी बात से वो मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती है। ये बात बताते हुए मेरे ससुर जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें इस तरह से देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। एक तरफ उन्होंने इस उम्र में अपनी पत्नी को खोया, अपनी पत्नी के जाने का दुख, अकेलेपन का दुख, ऊपर से बेटी का इस तरीके का रवैया। उन्हें कितना दुख होता होगा ये सब सोचकर। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैंने उन्हें बहुत ही प्यार से कहा कि पापा जी, ये बस एक समय है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। धीरे धीरे वक्त के साथ रीमा भी सब कुछ समझ जाएगी, आप बस कोशिश करते रहिए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और वहां से उठकर रीमा के कमरे की तरफ चले गए। एक बार को तो मेरा भी मन किया कि मैं भी दोनों के साथ जाकर बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उन दोनों को उनके समय की जरूरत है, मैं क्यों बीच में जाऊं, और मैं वापस किचन में अपना काम करने के लिए चली गई। जब से मैं इस घर में आई थी तब से मैं हर रोज यही सब बातें देख रही थी। मेरी ननद रीमा का इसी तरीके का रवैया अपने पापा के लिए, और मेरे ससुर जी का उतना ही प्यार रीमा के लिए। वो हमेशा उसको मनाने की कोशिश किया करते थे, हमेशा उसके आगे पीछे घुमा करते थे। मुझे तो अपने घर में ऐसा प्यार कभी नहीं मिला। मैं अपने घर में तीसरे नंबर की बेटी थी और मेरा एक भाई था। हमेशा सारा प्यार मेरे भाई को मिला। हम तीनों को तो घर में काम वाली की तरह रखते थे। ना पापा ने कभी हमसे सही तरीके से बात की और ना ही हमारी जरूरतों को पूरा किया। हाँ, बस अपनी जिम्मेदारियां बेशक उन्होंने निभाई थी, लेकिन रीमा तो इतनी खुशनसीब थी कि उसके पापा उसको की इतनी परवाह और इतना प्यार करते थे। ये खुशनसीबी हर बेटी को नहीं मिलती, रीमा के नसीब में थी। मेरे पापा और मेरे बीच के फासले तो इतने ज्यादा थे कि अगर हमें कभी कोई बात भी करनी होती थी तो हम हमेशा अपनी माँ से ही बात किया करते थे। पापा से कभी कोई बात की ही नहीं। मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर का रीमा के लिए इतना प्यार सिर्फ और सिर्फ एक हवस थी। उनका मकसद मुझे आज समझ आ रहा था। अगर आज का मौसम ऐसा ना होता तो शायद मैं आज भी नहीं जान पाती। अपने उस डर की वजह से ही तो आज मैं नीचे आई थी और ये सब मैंने देखा। मेरे ससुर ने तो अपनी ही बेटी को अपने शारीरिक सुख के लिए इस्तेमाल किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मैं उस रात उस कमरे में गई तो ये सब देखकर मैं सन्न रह गई थी। मेरे ससुर रीमा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो कितनी ही नाकाम कोशिश कर रही थी कि वो उनसे दूर रहे, पर उन्होंने उसे इतनी तेजी से पकड़ रखा था कि वो उनसे छूट नहीं पा रही थी। मेरे ससुर अपनी वासना में इतने लीन थे कि उन्हें मेरे आने तक की भनक नहीं लगी। उन पर तो जैसे आज कोई शैतान ही सवार था। पूरे कमरे में सिर्फ रीमा की सिसकियां गूंज रही थी। वो विरोध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद रोज रोज विरोध करके वो बहुत थक चुकी थी। आज मुझे रीमा का व्यवहार बहुत अच्छे से समझ आ रहा था और अपने ससुर का व्यवहार भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। क्यों वो हमेशा उसके आगे पीछे घुमा करते थे, क्यों उसका इतना ख्याल रखते थे, और क्यों मेरी ननद हमेशा डरी सहमी रहती थी, क्यों किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, क्यों हमेशा अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। उसकी एक एक बात आज मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही थी। कुछ ही देर में मेरे ससुर को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो फटाफट रीमा को छोड़कर पलटे और मुझे वहां देखकर पूरे तरीके से चौंक गए। शायद वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ऐसे इतनी रात को अपने कमरे में से निकलकर यहाँ नीचे आ जाऊंगी। मुझे वहां पाकर तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? उनकी इतनी हिम्मत देखकर मुझे तो आश्चर्य हो रहा था। मैंने आगे बढ़कर रीमा का हाथ थामा और उसे अपने पीछे छुपा लिया। उसके हाथ पैर सब बहुत तेजी से कांप रहे थे। मैंने अपने ससुर से कहा कि आप चुपचाप अभी यहाँ से बाहर चले जाइए। अगर आप जैसा बाप हो तो बाप ना होना ही बेहतर है। मेरे मुंह से अपने लिए इस तरीके के शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा। वो कहने लगे कि तुम ज्यादा मत बोलो, किसी ने मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काया है। मैं तो ये सब कुछ देखकर हैरान थी कि सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है, उसके बावजूद वो मुझे कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। मैंने उन्हें चिल्लाते हुए कहा, आप अपना मुंह बंद रखिए और अभी इसी वक्त बाहर निकल जाइए, और अब ये मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। अगर अब आप यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। पुलिस की धमकी सुनते ही वो घबराकर कमरे से बाहर चले गए। मैंने फटाफट आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद किया। रीमा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं खुद भी बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन ना जाने उस वक्त मुझ में ऐसी हिम्मत कैसे आई। मैंने रीमा को तुरंत गले से लगा लिया। वो जोर जोर से रोने लगी। ना जाने उसके कितने समय का दर्द इस तरीके से निकल रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ देर रोने दिया। जब थोड़ी देर होने के बाद उसका बोझ कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही सब कुछ बताया।
रीमा कहने लगी कि मेरी उम्र करीब 10 साल थी जब माँ ने दूसरी शादी की थी। मैंने रीमा की इस बात को सुनते ही उसे दूसरा सवाल किया, तो क्या फिर तुम समर की सगी बहन नहीं हो? रीमा ने ना में जवाब दिया। आगे उसने कहा कि जब मैं 10 साल की थी तो मेरे पापा इस दुनिया से चले गए और उसके बाद माँ ने समर भैया के पापा से शादी कर ली। वो हमेशा से ही मेरा और भैया दोनों का बहुत ख्याल रखते थे। शुरू शुरू में तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे पापा मिल गए और माँ भी खुश थी क्योंकि उन्हें इतने अच्छे पति मिले जो उनकी बेटी का भी ध्यान रखते हैं। पर मुझे नहीं पता था भाभी कि भैया के पापा के मन में इतनी गंदगी भरी हुई है। रीमा कहने लगी कि जब मैं 15 साल की थी तो मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि क्या सही है क्या गलत। उस समय मुझे समझ आ रहा था कि भैया के पापा मुझे अच्छे से छू रहे हैं या खराब नीयत से। मेरी माँ की मौजूदगी में ही उन्होंने बहुत बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने माँ को बहुत बार कहा था कि मुझे आप दोनों के साथ नहीं सोना, पर मेरी माँ को लगता था कि समर भैया के पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझे अपने साथ सुलाना चाहते हैं। तो वो भी मुझसे यही कहती थी कि मैं उनके साथ सो जाऊं। जबरदस्ती वो मुझे अपने साथ सुलाते थे। माँ को गहरी नींद में जाने के बाद वो मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते थे। बहुत दिन सब कुछ सहने के बाद एक दिन मैंने माँ को सब कुछ बताया, पर मेरी माँ ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे गलत फहमी हुई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, भैया के पापा को शय मिल गई थी। वो दिन ब दिन अपनी हरकतें बढ़ाने लगे थे। समय के साथ मैं जवान हो गई। मेरी उम्र करीब 18 साल थी जब भैया के पापा ने मेरे साथ सारी हदें पार कर दी। उस दिन घर में कोई नहीं था। मैं चिल्लाती रह गई थी, दर्द से चीखती रह गई थी, पर मेरी आवाज सुनकर कोई नहीं आया। कुछ समय में माँ बाजार से वापस आई और उन्होंने मुझे और भैया के पापा को इस हाल में देख लिया। उसके बावजूद उन्होंने मुझ पर भरोसा करने की बजाय अपने पति पर भरोसा किया और हर बात का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया। उन्होंने कहा कि मैंने उनके पति को फंसा लिया। उस दिन मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि वो मेरी एक बात नहीं सुन रही थी। वो कहने लगी कि मैंने अपनी ही माँ का घर तोड़ दिया, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था भाभी। मैं तो खुद कई सालों से ये सब कुछ सह रही थी। मैंने अपनी माँ को भी ये बात समझाई थी कि मैं बिल्कुल निर्दोष, लेकिन वो थी कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और उन्होंने मुझे जैसे ही इन सब का जिम्मेदार मान लिया था। उन्हीं हालातों में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो हम सबको छोड़कर चली गई। अस्पताल में रहने के दौरान उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैं सही थी और उनके पति गलत। उन्होंने मुझसे बहुत माफी भी मांगी थी, लेकिन मुझे अब उनकी माफी नहीं चाहिए थी। अगर मेरी माँ ने मेरी बात पर यकीन किया होता तो आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता और उन्होंने हमेशा मुझे ही गलत समझा। माँ के जाने के बाद तो भैया के पापा ने ये सब कुछ हर रोज करना शुरू कर दिया। एक बार को तो मुझे लगा कि मैं घर छोड़कर ही चली जाती हूँ। कोशिश भी की, पर घर के दरवाजे से ही वापस आ गई। मैं अकेली थी, जाती भी कहाँ। मेरा कोई भी नहीं था और लड़कियों के लिए तो बाहर की दुनिया में तो लाखों दरिंदे बैठे हैं। मैं चुपचाप घर में ही बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि शायद यही मेरी किस्मत है, इसलिए मैंने विरोध करना भी बंद कर दिया था। वो कहने लगी कि मैंने डर के मारे ये बात भैया को भी नहीं बताई। मुझे डर था कि आखिर हैं तो वो उन्हीं के बेटे, वो शायद ही मेरी बात पर यकीन करते, और अगर वो मेरी बात पर यकीन नहीं करते और मुझे घर से बाहर निकाल देते तो मैं कहाँ जाती। मेरा कोई नहीं था। मैंने तुरंत रीमा को अपने गले से लगा लिया। मैंने रीमा को भरोसा दिलाया कि तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुमने ये बात मुझे पहले ही बता दी होती तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करती। उसने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा कि भाभी, जब मेरी सगी माँ ने मेरी मदद नहीं की, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं आपसे कैसे ही उम्मीद करती कि आप मेरी बात समझोगी। वो रात जैसे तैसे मैंने और रीमा ने उस बंद कमरे के अंदर गुजारी। मुझे बस अब सुबह होने का इंतजार था। जैसे ही समर घर में आए, मैंने हिम्मत करके समर को सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे पता नहीं था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इस बात पर, लेकिन जब मैंने समर को पूरी बात बताई तो उनके लिए इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि रीमा को वो भी बचपन से ही जानते थे। वो हमेशा से ही खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन समय के साथ साथ बहुत शांत और गुमसुम हो गई थी। वो गुस्से में लाल हुए जा रहे थे। गुस्से में ही चिल्लाते हुए वो अपने पापा के कमरे की तरफ गए। जब उन्होंने अपने पापा के कमरे का दरवाजा खोला तो वो बिस्तर पर आराम से लेटे हुए थे। जब बहुत आवाज देने के बाद भी वो नहीं उठे तो समर उनके पास गए और उन्हें जोर से हिलाया तो पता चला कि उनके शरीर में कोई हरकत ही नहीं है। समर ने
डॉक्टर को फटाफट फोन लगाया। डॉक्टर ने आकर जब चेक किया तो पता चला कि वो दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उन्हें भी हार्ट अटैक ही आया था। वो जान चुके थे कि अब उनकी सारी सच्चाई उनके बेटे के सामने आ जाएगी। शायद वो अपने बेटे को मुंह नहीं दिखा सकते थे और उसी डर में वो दुनिया को छोड़कर चले गए। आज के जमाने में लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, बहुत ही आसानी से डाइवोर्स और दोबारा शादी कर लेते हैं। लोग अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते कि उनके छोटे से मन पर क्या असर पड़ेगा, उन्हें अपनी सौतेली माँ के साथ क्या कुछ नहीं देखना पड़ेगा। उनका छोटा सा फैसला उनके बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। कई बार पति पत्नी एक दूसरे को भी बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, बिना ये सोचे कि बच्चा अपने माँ बाप से अलग होकर कैसा महसूस करेगा, उसे बाहर लोगों के क्या क्या ताने सुनने पड़ेंगे, उसके परवरिश में क्या कमी रह जाएगी। पर लोग ये सब सोचते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा अपने बच्चों पर भरोसा रखें। अगर आपका बच्चा आपको कोई भी बात बता रहा है तो शांति से सुनिए और बच्चे की बात पर यकीन करिए। बेशक आपको उसकी बात पर यकीन ना हो तो खुद से एक बार तसल्ली कर लीजिए कि कहीं आपका बच्चा जो बोल रहा है वही सच तो नहीं। बहुत बार माता पिता ये सोचते हैं कि ये तो बच्चा है, इसे क्या ही समझ, लेकिन अपने बच्चे के कोमल मन को समझिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।